कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? ठीक हुई है। मेरी ठीक हुई है। इतनी है ठीक जो मैं आपको आकर पढ़ा रही हूँ। चलो भाई, क्या चल रहा था आपका? लॉजिक। चलो बॉटनी पर आ जाते हैं आप। क्या? मुझे ये बताइए, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था उसके बाद सेल वॉल हो गया था या नहीं? हो गया था सेल वॉल। यस मैम। कब? क्रिएट द मेम्ब्रेन। बेसिकली आपको पता है कि एक सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जीवित प्राणी है वो किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ठीक है। वो जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। कौन कौन सी पढ़ ली? सेल वॉल पढ़ लिया आपने। ठीक है, सेल वॉल क्या है? सबसे बाहर वाली सतह होती है, ठीक है, जो कि सब में प्रेजेंट नहीं होती। जो कि सब में प्रेजेंट नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या आती है? प्लाज्मा झिल्ली आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। फिर उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वन बाय वन हमको उनको ही क्या करना है? डिटेल में स्टडी करना है। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं ये कहूँ, एक डायग्राम बना देती हूँ। कह रहे हो कुछ? डायग्राम देखो कैसे बन रहा है। सेल वॉल देखो। सेल वॉल से पहले कुछ हो गया। सेल वॉल नहीं हुआ ना आपका? ये कर लीजिए, उसके बाद सेल वॉल हुआ। ये सेल वॉल ही करना है क्या? हाँ, भी कर रहा हूँ। है? तो जो चल रहा है वो कर लो पहले, उसके बाद सेल वॉल कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे अब स्ट्रक्चर को। ऐसा स्ट्रक्चर पहले भी बना रखा है आपने, 11th में भी बनाकर आए होंगे और 9th में भी बनाकर आए होंगे। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। देखो बीच में क्या होता है? एक तरीके से न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? क्या होता है बीच में? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके साइड में ये जो मैंने आपको अलग अलग टाइप से फोल्ड्स बनाए हैं, ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो तरफ ले जाना।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको? राइबोसोम्स है। क्या है ये? राइबोसोम। क्या है ये राइबोसोम्स है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर मैं ये कहूँ अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या है, ये भी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई डॉट लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया, डॉट्स तो नहीं बनाई यहाँ पर। तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप शॉर्ट में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे और ये क्या हुआ? देखो अगर मैं इस कॉपी पर छोटी छोटी बॉल्स चिपका दूं और फिर ऐसे हाथ रखूं, ठीक है, और मूव करूं तो क्या लगेगा? अनइवन सरफेस लगेगी ना, यानी कि बिल्कुल प्लेन सरफेस तो नहीं लगेगी। यानी कि कैसी सरफेस लगेगी? रफ लगेगी। तो इसकी भी सरफेस ऐसी ही है, इसकी वजह से राइबोसोम्स की वजह से फिर इसका नाम हो जाएगा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना क्लियर है सबको? जितना क्लियर है सबको? बस इन्हीं को पढ़ना है अभी डिटेल। एक बुक दे दो मुझे इंग्लिश की। भाई डायग्राम आ गया समझ में कैसे बनाया? पक्का? अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करो। और ये राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना प्रोटीन को बनाना। क्या होता है इसका काम? प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, यानी कि प्रोटीन को बनाना। या फिर हम क्या भी बोल सकते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब थोड़ा बहुत जो भी आपने पढ़ रखा है वो थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा, याद आ रहा होगा। आ रहा है याद? नए नए बच्चे कौन है आज? नए बच्चे। ने बोला ये 19 साल हो गए। कौन है नया बच्चा? सब पुराने वाले ही है ना? लग रहा है मुझे नया सा चेहरा एक तो इसका लग रहा है कि दो लड़कियां आपसे आगे बच्चे। जो व्हाइट बॉटल रखी है जहां पर आप पहले भी अटेंड की हुई है क्लास। मैं भी शायद मैं कुछ चेहरे भूल गई हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है। डायग्राम बनाओ जल्दी से अभी। जल्दी से ड्रॉ करेंगे डायग्राम्स। ड्रॉ करो अभी।
तो प्लाज्मिक रेटिकुलम की पहचान ही यही है कि वो न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब देखो जितने भी ये एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपके अलग अलग चीजें आएंगी, एक चीज तो हमने देख ली क्या है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस हेडिंग के अंदर जो भी आपकी चीजें आएंगी वो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होंगी। कोऑर्डिनेटेड मतलब कोऑर्डिनेशन में चलेगी एक साथ, मतलब एक के बिना दूसरी अधूरी होगी। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे, फॉलो होंगे। जैसे कि आप कोई डांस, कोई कोई तो करता ही होगा आपके, आप में डांस वगैरह या सिंगिंग, तो एक साथ चलते हो ना आप, अगर ग्रुप में होते हो एक ही स्टेप फॉलो करते हो, तभी तो वो कोऑर्डिनेशन में लगता है, अदरवाइज तो वो क्या लगेगा, बड़ा ही बेकार सा लगेगा, क्योंकि एक सॉन्ग पे कोई किसी तरह डांस कर रहा है, कोई किसी तरह डांस कर रहा है, लगता है ऐसे ही, लगता है ऐसे ही। कोऑर्डिनेशन तो समझ में आ गया है ना, कोऑर्डिनेशन हमेशा दो चीजों के बीच में होगा, या दो से ज्यादा चीजों के भी बीच में क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है। यहाँ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में जितनी भी आपके क्या आएंगे, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, वो सब कोऑर्डिनेटेड वे में चलेंगे। कैसे चलेंगे, जैसे कि लड़के हैं, आप में कोई क्या है, दोस्त भी होंगे, तो वो क्या कहेगी कि भाई अच्छा, कल को हमें कहाँ जाना है, शादी में जाना है, क्या पहनेगा। ठीक है, ऐसी लड़कियां करती हैं, वहां जाना है उस वाले फंक्शन में क्या पहनोगी भाई, क्या गिफ्ट लेकर जाओगी, बाल कैसे बनाओगी, होती है ना ये वाली चीजें। तो आप ना क्या करके चलते हो, मतलब एक दूसरे से पूछ कर, मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में लेकर चलते हो कि अच्छा तू ये करेगी तो मैं भी ये करूंगी, तो लड़का कहेगा अच्छा तू बाइक पे जाएगा तो मैं भी बाइक पे ही जाऊंगा। ठीक है। जो भी कुछ है, मतलब वो अपने कंफर्ट, लड़के थोड़े से अपना कंफर्ट जोन में लेके रह के चलते हैं, लड़कियां थोड़ा सा रहती कंफर्ट जोन में ही है, लेकिन क्या है, उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए वो थोड़ा सा पूछ लेती हैं अपनी सखी सहेलियों से, पूछ लिया ना। ऐसे ही बेचारा ये है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में खाली आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा नाम लग रहा है तो बस खाली इसमें यही होगा, नहीं भाई, इसमें और भी चीजें हैं। कौन कौन सी, जैसे गोल्जी एपरेटस हो गया, वैक्यूल हो गया, वो सब इसी में ही है, इसमें एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। तो इन सब का जो फंक्शन होगा ना, वो एक दूसरे पर क्या करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है बात। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडी भी कहा जा सकता है और गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो वो मत होना कि मैम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहीं कॉम्प्लेक्स बोल रही है, कहीं बॉडी बोल रही है और कहीं एपरेटस बोल रही है, एक ही बात है। ठीक है। और ये जो हर यूनिट से पहले आपका ये दिया हुआ होता है ना, हर यूनिट से पहले ये जो फेमस से जो भी कोई दिए हुए होते हैं, महान विभूति, ठीक है, महान व्यक्ति, इनको पढ़ लिया करो एक बार, इनको रीड कर लिया करो एक बार। ठीक है। सर ने कराया था तो अच्छी बात है। ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शंस जो भी देखने को मिलेंगे वो हम डिटेल वाइज वन बाय वन देखने को देखेंगे। पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फटाफट से क्या कर दिया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से रब कर दूं, खुद बना दोगे डायग्राम, डायग्राम आने चाहिए ये सारे बनाने जितने भी इस चैप्टर में हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, ये क्या है भाई, ये एक ऑर्गेनल है, क्या है ये, एक ऑर्गेनल है ये। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से ये रिवील हुआ है कि इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें यूकैरियोटिक सेल से, यूकैरियोट सेल पता है क्या होता है, सबको पता है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता हो कि व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, क्या है, बता दो जरा, कौन बताएगा, गौरव बता दो क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। ये तो मैंने ही बताया था आपको।
काफी पहले, एडवांस जिसमें कैरियोट मतलब न्यूक्लियस कैसा होता है, वेल डिफाइंड या फिर वेल डेवलप होता है, जिसमें न्यूक्लियस की सारे के सारे पार्ट अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन डायग्राम में दो अलग अलग तो नहीं दिए हुए, मैंने यहाँ दो अलग अलग बनवाए हैं। ठीक है, एसईआर का भी मैंने अलग बना दिया और आरईआर का, लेकिन आप ध्यान से अगर देखें अपनी बुक्स में तो ये कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, यानी कि ये जो सर्कल सा है दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो आपको फोल्ड्स टाइप से दिख रहे हैं ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनमें भी ज्यादातर में डॉट डॉट्स यानी कि राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और इतने वाले एरिया में राइबोसोम्स क्या है, एब्सेंट है। तो दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और ये स्मूथ। ये चीजें अच्छे से याद हो गई हैं, अच्छे से याद हो गई हैं ये चीजें, तो ये स्मूथ तो बोल दिया करो। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंटरसेल्युलर स्पेस को दो पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट में, पार्ट में इसको क्या कर देता है, ये डिवाइड कर देता है। एक तो बन जाएगा इनसाइड वाला और एक बन जाएगा आउटसाइड वाला। जो इनसाइड वाला है उसको इनसाइड ईआर बोल सकते हैं, आउटसाइड वाले को आउटसाइड ईआर। इनसाइड ईआर में सारा का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा, और आउटसाइड वाले में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या भी होंगे, सेल ऑर्गेनल भी होंगे। क्या भी होंगे, सेल ऑर्गेनल भी होंगे। अब अभी हमने क्या लिखा था कि भाई एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। तो बस इसी को देखना है, अब हमें इनमें डिफरेंस देखना है, रफ में और स्मूथ में। ये चीजें जब लिख लोगे तो बता दे। कर दूं रब, या लिख रहे हो, हो गया। जाए आगे। रिपीट कर। पूरा का पूरा जो आपका क्या है, ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है सेल के अंदर, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये किस में डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या फिर ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे अंदर के सेल को। किस किस में, एक तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर वाला पोर्शन या पार्ट, और एक बाहर वाला यानी कि आउटसाइड वाला। अंदर में तो भाई वही रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाहर वाले में क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म क्या है, एक द्रव्य है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, इतना क्लियर है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी पूरी, साइटोप्लाज्म। तो पहले तो आपको इनकी क्या आनी चाहिए, फुल फॉर्म आनी चाहिए। कौन बताएगा फुल फॉर्म आ रही है यार की, रेटिकुलम, ठीक है, और एसईआर की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल कहाँ पर प्रेजेंट है, आउटर में।
कौन सा स्ट्रक्चर बनाया था? इसके आसपास मैंने सारे क्या ड्रॉ किए थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ किए। तो बात वही है कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पर नो लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अच्छे से देखो, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ये फोल्ड से बन रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस बन रहा है ना आर ई आर में। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे एस ई आर में? छोटे छोटे से पाइप्स हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है ना, लगातार तो नहीं बन रहा है ना, ये अलग अलग पाइप टाइप से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आर ई आर क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कैसा स्ट्रक्चर है इनका? कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। और ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? डिसकंटिन्यूअस। किसी को कोई प्रॉब्लम इतने में? कोई प्रॉब्लम किसी को इतने में? देखो भाई, स्टेटमेंट से भी अगर आप के इन दोनों पोर्शन से क्या आएंगे, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे ही ठीक है, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है कि नहीं? लेकिन अगर आपको ये डिफरेंस पता होगा तभी तो आप क्लासिफाई अच्छे से कर पाओगे कि हाँ किसमें आर ई आर की बात ठीक लिखी हुई है और किसमें एस ई आर की बात ठीक लिखी हुई है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आगे देखो, आ गई हूँ मैं। यहाँ पर क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होगा, यानी कि प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? वहां पर राइबोसोम्स है, तो यहाँ पर प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन प्रोटीन की जगह क्या बनेंगे? लिपिड। क्या बनेंगे यहाँ पर? नो प्रोटीन फॉर्म। क्लियर है इतनी बात? आर या आर को हम प्रीकर्सर भी बोलेंगे। किसका प्रीकर्सर? एस सी आर का। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब क्या है इस चीज का? ये एस ई आर को बनाने वाला ही आर ई आर है। एस ई आर को बनाने वाला ही कौन है? आर ई आर है। देखो यहाँ पर लिपिड्स क्या है? लिपिड्स क्या है? हम अपना डाइट ले रहे हैं, ठीक है? क्या ले रहे हैं? हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। न्यूट्रिशन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल और ये कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इन सब में प्रोटीन का तो हो गया काम। कार्ब की हम बात नहीं करेंगे, ना वाइटामिन की करेंगे, ना मिनरल्स। क्या बचा है? फैट बचा है। क्या बचा है? फैट बचा है। ज्यादातर फैट वाली चीजों में क्या होता है? ठीक है, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, ये वगैरह, ये सब कुछ होती हैं चीजें। तो यहाँ पर क्या है? लिपिड्स बन रहे हैं एस ई आर में। बन रहे हैं लिपिड्स या नहीं? लिपिड्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्टेरॉइडल हॉर्मोन।
स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स बनते हैं कि नहीं? ये बताओ कौन से हॉर्मोन्स होते हैं ये वाले? स्टेरॉयडल हॉर्मोन कौन हॉर्मोन्स होंगे? ये क्या है ये स्टेरॉइड? भाई बहुत सारी स्टेरॉइड मेडिसिन आती है, इसे अगर लगातार आप लें तो क्या होगा? साइड इफेक्ट। हाँ भाई एजाज बताओ, स्टेरॉइड मेडिसिन आती है, इसको बताया कौन बताएगा? स्टेरॉइड मेडिसिन आती है, मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें स्टेरॉइड होता है। हाँ तो क्या होता है उनसे, दवाइयों से? जोर से बोलो। ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। कैसे हार्मोन्स होते हैं ये वाले? फैट सॉल्युबल, यानी कि फैट में ही घुल जाते हैं। और जिसमें ज्यादातर स्टेरॉइड्स मेडिसिन में पाई जाती है उनसे एक तो नींद आती है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। अगर नींद भी नहीं आए तो क्या होगा? वो पेशेंट पर्टिकुलर जो स्टेरॉइड वाली मेडिसिन ले रहा होगा वो क्या हो जाएगा? तो मोटा होता चला जाएगा, शुगर भी हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। शुगर भी हो जाती है और वही एक चीज, कोई भी एक चीज क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, फिर तो एक के बाद एक बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पीछे लग जाएगी बीमारी। बोर हो रहे हैं आप सब? बोर हो रहे हैं? आपकी क्लास जॉब जॉब चलो देखो अब, ये जो स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं ये कौन कौन से हैं, नाम तो बता दो अब। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और आपका क्या हो जाएगा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कैसा हार्मोन है? एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है ये तो बता दो। फीमेल सेक्स हार्मोन है ये, क्या है? और प्रोजेस्टेरॉन? हाँ जी। और ये कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। तीन हार्मोन याद रखेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। तीनों ही स्टेरॉइडल हार्मोन है और तीनों ही क्या है? फैट में घुल मिल जाने वाले हार्मोन्स है। ठीक है जी, इसे अच्छे से याद कर लो इतनी चीज को, भूल मत जाना इसको। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों हार्मोन्स अगर फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं तो सिर्फ ये फीमेल की ही बॉडी में पाए जाएंगे, मेल की बॉडी में भी होते हैं। हाँ एस्ट्रोजन होता है वैसे मेल, लेवल बहुत कम होता है। ऐसे ही हम लड़कियों के अंदर ऐसा नहीं होगा कि मेल हार्मोन नहीं होगा, होगा लेकिन लेवल कम होगा उसका। दोनों मनुष्यों में यानी कि नर में भी और मादा में भी, फीमेल में भी और मेल में भी, फीमेल वाला हार्मोन भी होता है और मेल वाला भी। ठीक है, लेकिन लेवल क्या होता है? ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं लास्ट। तो यहाँ प्रोटीन तो बन नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन और होती है। यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन और होती है, कौन सी?
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंज हो जाती है चीजें, SERP, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाता है, ये मॉडिफिकेशन हो जाता है इसमें, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो आयन या फिर कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, कैल्शियम की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कहाँ पर बढ़ती है, मसल सेल्स में, मसल्स में, ठीक है, कहाँ पर बढ़ जाती है, मसल, किसमें बढ़ जाती है, मसल्स में। क्लियर है बात, अच्छे से क्लियर है। बाकी देखना और कोई पॉइंट तो नहीं छूटा, सारे ही हो गए हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ही लिखवा दिया है मैंने। ये मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। क्यों आ रही है इतनी हंसी, जोक सुना रही हूँ मैं, जोक सुना रही हूँ। यहाँ पर इसका मॉडिफिकेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाया जाएगा कुछ ही जगह पर, जो कि क्या काम करेगा, कैल्शियम आयन को स्टोर करने में या फिर कैल्शियम आयन की क्वांटिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। कहाँ पर बढ़ रही है क्वांटिटी, मसल्स में बढ़ रही है। मसल्स लिखा हुआ हो या मसल सेल लिखा हुआ हो, एक ही बात है। डन। ज्यादा फैली हुई या फिर क्वांटिटी में ज्यादा होगी, RER, कंपैरिजन टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मसल्स वाली, कैल्शियम वाली। हाँ भाई, SER और किस में हेल्प करता है, SER और किस में हेल्प करता है ना भैया, लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन में, किसमें, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में। मतलब डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या होता है, मतलब जितने भी जहरीले पदार्थ यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन रहे होंगे लीवर में, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा अटपटा लग रहा है पढ़ते हुए आपको। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है, एक फैक्ट्री है किसकी, राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स में क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। और आपको पता है कि पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा पोर्शन या ज्यादा पार्ट किसने कवर किया हुआ है, RER ने। तो ओवरऑल हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोल सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है, कोई प्रोडक्ट बनने का काम चल रहा है। सपोज करो कोई प्रोडक्ट बन गई, एग्जाम्पल ले लो।
RER होगा बेसिकली। हाँ हाँ, अगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, ये प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, ऑप्शन में ER और समथिंग लाइक दैट दिया हुआ है कि अलग अलग चीजें दी हुई हैं, एक ऑप्शन ठीक है तो आप ER करोगे। अगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ होगा, RER और ये सब कुछ दिया हुआ होगा तो RER करोगे, लेकिन अगर दोनों दिया हुआ होगा तो भी RER ही करेंगे। ठीक है, समझ नहीं आया वर्षा को? अभी मैं क्या बता रही थी कि कोई फैक्ट्री में क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज करो एक साबुन बन रहा है। ठीक है, साबुन को बना दिया अब आपने, अब उसकी क्या करनी है आपको, मार्केट में पहुंचाना है, तो उस साबुन को एज इट इज पहुंचा देते हो आप, पैकिंग करते हो ना, पैकेजिंग करते हो ना, तो यहाँ पर भी तो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन ऐसे ही चला जाएगा नहीं ना, प्रोटीन की क्या होगी, पैकेजिंग होगी, और पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। इसके नेक्स्ट डाल दो हेडिंग गोल्जी एपरेटस। क्या ये, देन बाद में लिखना है ना। टॉपिक आते ही, ये टॉपिक आते ही हमें क्या पढ़ना है, इसका डिस्कवरी पढ़नी है कि इसको किसने डिस्कवर किया था, बताओ किसने किया था, कैमिलो बॉल, इसके नाम पर इसका नाम रखा हुआ है। ये जी, कब किया था, 1998 में किया था, कब किया था, 1898। डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल जैसे मैंने बनाया है। तब बनाएंगे ये डायग्राम। बन गया, मुझे ये बताइए कौन सी इसमें कॉनकेव साइड और कौन सी इसमें कॉन्वेक्स साइड है, नीचे वाली कौन सी है,
नीचे वाली कॉन्वेक्स है पक्का बॉयज। भाई कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड समझते हैं आप हैं? चलो चलो नीचे वाली साइड आपकी कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स और इसी को हम क्यों बोलते हैं? वो बहनों वाला सिर्फ नहीं है। अब ये बहनों वाला सिर्फ नहीं है SIS वाला, ये CIS वाला है। ठीक है, ऊपर वाली साइड कौन सी है? कॉनकेव। कॉनकेव और कौन सा है ये? ब्राउन। एक और नाम होता है इसका फॉर्मिंग। क्या होता है? तो ओवरऑल कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग एक ही फेस है ये। और कॉन्केव ट्रांस और मैच्योरिंग। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? नीचे वाली साइड कौन सी है? कॉन्वेक्स। ऊपर भी, ऊपर कौन सा है? कॉनकेव। दोनों कॉनकेव में स वर्ड कहाँ, आपको स साउंड कहाँ सुनाई दे रही है? नीचे वाले में। तो ये फिफ्थ वाला फेस होगा। कौन सा होगा? फिफ्थ वाला फेस, यानी कि फिफ्थ फेस। और यही क्या है? फॉर्मिंग फेस। दूसरा कॉनकेव है, तो सिक्स का ऑपोजिट क्या होता है? ट्रांस। ठीक है। और फॉर्मिंग, कोई चीज बन रही है, बनने के बाद मेच्योर भी तो होती है, तो ये हो जाएगा मेच्योरिंग। तीनों नाम याद हो गए दोनों चीजों के? कुछ चीजों के तीनों नाम याद हो गए का? अब देखो, डिस्कवरी उनकी किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी ने की थी। प्लांट सेल में गॉल्जी बॉडी ना बोलकर क्या? सेल में, प्लांट सेल में गॉल्जी बॉडी को ये ना बोलकर क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीट आफ्टर मी, डिक्टियोसोम्स बोलो। डिक्टियोसोम्स। अब क्या होता है एनिमल्स के अंदर? वो कौन होते हैं? स्पर्म सेल होता है। कौन सेल होता है? स्पर्म सेल होता है। वहां पर इसको क्या बोलते हैं? वहां पर स्पर्म सेल में, स्पर्म में क्या होगा? कौन सी बॉडी प्रेजेंट होगी? बेसिकली हर सेल में प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ मेल्स के स्पर्म सेल में गोल्जी बॉडी मॉडिफाई हो जाती है। क्या हो जाती है? मॉडिफाई हो जाती है। किसमें? रेड क्लियर। स्पर्म के अंदर गोल्जी क्या हो जाती है? मॉडिफाइड हो जाती है। किसमें? एक्रोसोम से। एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड। हेड वाले रीजन में। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जब आप करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का, 12th क्लास में जो आपका चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर जब आप स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करेंगे तो स्पर्म का आपको क्या पढ़ना है? पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसमें 4 पार्ट होते हैं इसके: हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। तो जो हेड वाला रीजन होता है, कौन सा रीजन? ये जो ऊपर को निकला हुआ होता है लाइक दिस, ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? तो एक्रोसोम कुछ नहीं है। एक्रोसोम बेसिकली गोल्जी बॉडी ही मॉडिफाई हुई हुई है उसमें। आ गई बात समझ में? यस मैम। और इसमें एक्रोसोम में क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें हेल्प करते हैं वो? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हम उसको क्या भी बोल सकते हैं? फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स बोल सकते हैं।
बताओ गलत बोला मैंने कुछ? यस और नो? एक्रोसोम कौन सा वाला रीजन है ये मैंने बता दिया। फर्टिलाइजेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि इसके पास एक्रोसोम है। एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम कोई नई चीज नहीं है। एक्रोसोम पुरानी ही चीज है। बेसिकली गोल्जी बॉडी ही मॉडिफाई होकर एक्रोसोम में क्या हुई है, कन्वर्ट हुई है और उसको नाम दूसरा दे दिया है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको फर्टिलाइजिंग एंजाइम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन में हेल्प करना। कितना क्लियर हुआ? Yes. इतना क्लियर हुआ सबको? Yes. तो यहाँ पर आपकी दो चीजें आ गई हैं। एक तो प्लांट सेल, अलग सी चीज आ गई जिसमें डिप्टियोसोम बोलेंगे उसको, और एक ये एक्रोसोम वाली, दोनों याद रहेगी। तीसरी चीज डिस्कवरी वाली। ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम कि ये प्रोटीन की पैकेजिंग होती कैसे है। ठीक है, लिख लो इतना पहले। इसमें अभी तक चला ही नहीं है जिसमें कोई हंसी आई हो। वो पढ़ रहा है आज, तुम नहीं हो रहे हो बेचैन? बड़ा शरीफ होकर बैठ गया, प्लीज जैसे इससे ज्यादा शरीफ कोई नहीं है। डायग्राम के आसपास तो, आसपास मत लिखना बस। लिख दिया है तो दोबारा बना लेना। पहले डायग्राम के आसपास कुछ मत लिखना, मतलब नीचे कुछ मत लिखना। लिख लिया है तो इसको डायग्राम को दोबारा बना लेना। ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है? आरईआर। आरईआर का स्ट्रक्चर बनाया है। आरईआर में क्या है? राइबोसोम है। ये पिंक वाले क्या है? राइबोसोम्स है। तो इन पिंक वालों में राइबोसोम्स में क्या बन रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन बन रहा है। ये प्रोटीन अब कहाँ जाएगा? ये प्रोटीन कहाँ जाएगा? गोल्जी बॉडी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? गोल्जी बॉडी के पास जाएगा। ये बॉयज इधर देखेंगे। ये प्रोटीन अब किसके पास जाएगा? गोल्जी बॉडी के पास जाएगा। पहुंचा दो इसको। फिर यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, फिर यहाँ से ऊपर, और जब यहाँ से फाइनल बाहर निकलेगा तो ये प्रोटीन जो होगा वो पैकेज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पैकेज हो जाएगा। ठीक है इतना?
दोबारा बताऊं, ये क्या बनाया है, आर बनाया। आर के पास क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स में क्या बन रहा है, प्रोटीन कहाँ जाएगा, प्रोटीन जाएगा गोल्जी बॉडी में। जब गोल्जी बॉडी में जाएगा तो ये कहाँ की तरफ से जाएगा, सिस वाले फेस की तरफ से जाएगा, इनके कॉन्वेक्स की साइड से जाएगा, फॉर्मिंग फेस पे। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग फोल्ड्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं अलग अलग फोल्ड। इनमें ये ऊपर चढ़ रहा है, जा रहा है ऊपर की तरफ, जबकि जिसमें आ जाएगा ट्रांस फेज यानी कि कॉन्केव वाले फेज में यानी कि मेच्योरिंग फेज में। तो अब इसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तो ये पैकेज टू होकर निकलेगा, इनकी पैकिंग होकर निकलेगी इसकी प्रोटीन की। बात क्लियर है आपका, बनाओ इसको। वही बना लो इस जल्दी ये वाली। क्या, देखो यहाँ पर मैंने एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक के ऊपर एक, कैसे बनाए हैं, एक के ऊपर एक बनाए हैं। और तुम देखो कि इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया है ना, पैरेलल बनाए हैं और सभी क्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यानी कि भले ही यहाँ स्पेस दिख रहा है लेकिन आप जब बुक में देखोगे तो ये सारे के सारे जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना एक के ऊपर एक, ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्शन में है, यानी कि कनेक्टेड हुए हुए हैं। अब ये जो मैंने ये चीज बनाई है ऐसे करके, ये बोलते हैं इसको हम सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर्नी। क्लियर है बात, ये डिस्क शेप का, ओवल शेप का और कुछ इस तरीके से सब तरीके से हो सकते हैं। आपको डायमीटर दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। ठीक है, और ये एक दूसरे से कॉन्सेंट्रिक भी है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर, जिनका सेंटर एक ही जगह पर क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो, यानी कि एक ही जगह पर आ रहा हो इनका सेंटर। तो जिस चीज का सेंटर एक ही जैसा रहता है या फिर एक ही रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक्स में, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके फंक्शन। फंक्शन देखो भैया, देखो इसमें क्या हो रहा है, पैकेजिंग चल रही है, पैकेजिंग चल रही है। हाँ, क्या कहते हैं, मटीरियल, क्योंकि पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन ही थोड़ा ही ना है जो बन रहा है, और भी तो दूसरी चीज लिखवाई थी क्या, आरईआर में तो प्रोटीन बनेगा, एसईआर में क्या बनेगा, लिपिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, लिपिड्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर मटेरियल लिख सकते हैं, बोल सकते हैं
हाँ, ओवरऑल ये दोनों के ही फंक्शन पूरे नहीं, इसके हैं ये, गोल्जी बॉडी का फंक्शन है ये। शुरू में ही मैंने आपको क्या बोला था कि एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है वो आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, उसका फंक्शन डिपेंड करेगा एक दूसरे पर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कर लिया, उसमें प्रोटीन बन रहा था और उसमें क्या बन रहा था, लिपिड बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ गोल्जी बॉडी समझा रही हूँ। गोल्जी बॉडी मैंने आपको समझा दी, पैकेजिंग प्रोटीन की किस तरीके से होगी। अब इसके फंक्शंस देख रहे हैं। तो गोल्जी बॉडी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ खाली अगर मैंने प्रोटीन शो किया है तो प्रोटीन ही नहीं है, आप कंसिडर करेंगे इसमें क्या भी होगा, लिपिड भी होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर मटेरियल लिख दिया है। इससे हमारी दो कंडीशन निकलेगी, देखो। जो भी पैकेजिंग चल रही है मटेरियल की, इसको एक नई टर्म दे देते हैं, क्या, ग्लाइकोसाइलेशन। क्या दे देते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, याद रहेगा वर्ड। अब दो कंडीशन बनेगी यहाँ पर, कौन कौन सी, कौन सी कंडीशन बनेगी, एक तो बनेगी प्रोटीन की। सपोज करो ये क्या है, प्रोटीन, ठीक है। इसके साथ कोई एक चीज जुड़ रही है, वो कौन सी चीज है, सपोज करो ये है और इसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। बताए ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, शुगर होती है एक, क्या होती है, शुगर होती है। ओलिगो मतलब दो से नो, ओलिगो मतलब दो से नो, यानी कि यहाँ पर शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 से 9 तक होते हैं ओलिगोसैकेराइड में। ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे जाकर, ठीक है। शुगर वाला टॉपिक है ना, कार्बोहाइड्रेट वाला, उसमें पढ़ोगे। ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड क्या है, शुगर है। सैकेराइड इज इक्वल्स टू शुगर इज इक्वल्स टू कार्बोहाइड्रेट, एक ही बात, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड कुछ नहीं है, ये शुगर है, ग्लूकोज है। यहाँ पर गोल ये भाई प्रोटीन की क्या होनी है, पैकेजिंग होनी है। प्रोटीन की पैकेजिंग होनी है किसमें, गोल्जी बॉडी में। प्रोटीन के साथ एक ओलिगोसैकेराइड जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, ओलिगोसैकेराइड जुड़ जाता है। यहाँ पर मैंने प्रोटीन बनाया, साइड में मैंने डॉट्स भी तो बनाए थे, तो डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैकिंग को। तो वो पैकिंग भी तो किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई होगी या नहीं बनी हुई होगी। तो सपोज करो वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड की बनी हुई है, ग्लूकोज की बनी हुई है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ग्लूकोज से तो ग्लाइको आ जाएगा ना, और किसका हो रहा है यहाँ पर एडिशन, प्रोटीन का, तो ग्लाइको प्रोटीन हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन है। ग्लूकोज कौन सा वाला है, ओलिगोसैकेराइड वाला। अब अगर यहाँ पर मैं क्या कहूँ, सपोज करूँ ये क्या है, लिपिड है, क्या है ये, लिपिड है। लिपिड में हम क्या करते हैं, फिर से एक ओलिगोसैकेराइड जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड, वेरी गुड। बस देखो भाई, अब अगर मुझे बॉयज साइड से किसी की आवाज आ गई तो वो क्लास से बाहर जाएगा, क्लास से बाहर जाओगे। क्या तो ये तो चाहते हैं हम, देखो बैग पैक हो रहा है, जाओ। अभी किसकी है ये, दोनों चीजें क्लियर है। ओलिगोसैकेराइड दोबारा पूछना है किसी को, क्या होता है, ओलिगो का मतलब होता है 2 से 9, मतलब 2 से 9 तक। 2 भी हो सकता है उसमें, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। बस उन्होंने किया है ये इतना डीप में नहीं हमें जाना है कि क्यों किया है क्यों नहीं किया है, ओलिगो ही रखेंगे यहाँ पर। भाई वो डाइसैकेराइड भी ले सकते हैं, उसमें ट्राई भी ले सकते हैं, टेट्रा भी ले सकते हैं। तो उस नंबर के ऊपर आपके नाम चेंज होते रहेंगे, लेकिन 2 से 9 वाले को ओलिगो बोलेंगे। हमेशा आएगा क्या आपका, शुगर ही आएगा।
हमेशा क्या आएगा आपका यहाँ पर? शुगर ही आएगा, तभी तो क्या आपका ये प्रोसेस कौन सा रहेगा? ग्लाइकोसाइलेशन ही रहेगा। देखो हर जगह आपका कौन काम कर रहा है? ग्लूकोज काम कर रहा है बॉडी में, और उससे और क्या काम कर रहा है उससे थोड़ा कम? कैल्शियम। अभी तक आपके दिमाग में सिर्फ ये होगा कि भाई कैल्शियम आपकी सिर्फ हड्डियों में क्या होता है? हड्डियों को मजबूत करता है। ऐसा नहीं है, आपकी मसल्स में भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी अभी देखा है हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं आप टॉपिक, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है? पढ़ा नहीं है तो मैं बता रही हूँ, मसल्स में भी आपका कैल्शियम आयंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है बात? गोल्जी पूरा हो गया। अब देखो प्रोटीन किस में बन रहा था? आरईआर में। तो ये आरईआर वाला हो गया फंक्शन एक तरीके से, मतलब आरईआर इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर। लिपिड किस में हो रहा था? एसईआर में, तो ये एसईआर वाला हो गया। गोल्जी एपरेटस को रीड कर कर लाएंगे एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है? हाँ हो गया। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर जितना भी मैंने आपको बताया, सब कुछ। लास्ट वाली लाइन देखो, गोल्जी एपरेटस इंपॉर्टेंट साइट है किसके फॉर्मेशन के लिए? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए। वहां पर हमने खुद नहीं लिया है इस चीज को, ये ग्लूकोज को या फिर ओलिगोसैकेराइड को। वहां पर ओलिगोसैकेराइड यानी कि ये शुगर ही प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। और वहां पर ग्लूकोज ही लिपिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। हम नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। क्लियर? अच्छे से आ गया है, डायग्राम्स आ गए अच्छे से दिमाग में। है? पढ़ नहीं रहा है गौरव तुम आज? राजीव तो मैं तुम्हारे गाड़ी हिंदी गा रहा था। चलो अब लाइसोसोम्स देखते हैं। ये नोट डाउन करेंगे जल्दी से। जाए आगे। सबने कर लिया नोट डाउन? लाइसोसोम्स देखो, देखो लाइसोसोम्स भी क्या है? तो कहा है बैठने के लिए नहीं कहा है, और उसके पास भी वहां पर। और मुझे तो आपका दिखना है तुम्हारे फोटो की वरना मैं क्या कहूँ। लाइसोसोम्स देखो, लाइसोसोम्स को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनके 9th क्लास से। क्या दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग? क्या है ये? सुसाइडल बैग, यानी कि ये अपना सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड यू नो, आत्महत्या, यानी कि ये अपनी हत्या खुद कर लेते हैं। यानी कि ये लोग क्या करेंगे? मर जाएंगे। कब मरेंगे? जब ये पूरे बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। ठीक है, जब ये क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पैकेजिंग में ही क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब देखो सबसे पहले किस
क्या शुरुआत हो रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वहां चीजें बन रही थी, वो चीजें जाकर गोल्जी एपरेटस में क्या हो रही थी, पैकेज हो रही थी। ठीक है, अब पैकेजिंग में भी साबुन को अगर आप पैकिंग कर दोगे, लेकिन साबुन को पैक करके आप मार्केट में उसको ऐसे ही निकाल देते हो, नहीं ना, वो एक कंटेनर में होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें फिर क्या होती है, फिट हुई नहीं होती हैं उससे, ताकि क्या ना हो, ट्रक वगैरह में वो शेप ना खराब हो जाए, टूट ना जाए, ये सब कुछ होता है ना। तो लाइसोसोम्स में भी क्या होगा, आपकी पैकेजिंग में ही ये भी हेल्प करेगा। ये भी क्या करेगा, लिखी हुई है भाई लाइन, मैं नहीं बोल रही हूँ, हेल्प इन पैकेजिंग, ये भी पैकेजिंग में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, किसकी हेल्प करेगा अब ये, पैकेजिंग एक्चुअल में कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी कर रही है ना, तो ये गोल्जी बॉडी की हेल्प करेगा, ये क्या करेगा, गोल्जी बॉडी की हेल्प करेगा पैकेजिंग में, अकेला खुद नहीं करेगा गोल्जी बॉडी। आ रही है बात समझ में, आ रही है। अब इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, वे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, कौन कौन से बताओ, हाइड्रोलिसिस, कौन से पाए जाएंगे, हाइड्रोलिसिस में आपके लाइपेज और प्रोटीन, प्रोटीन और बस, और भी है कोई, अब मुझे ये बताओ, हर वर्ड में, बाद में लिखना, हर वर्ड में क्या लग रहा है, एज लग रहा है, क्या लग रहा है, जिस वर्ड, कोई सा भी वर्ड हो, लास्ट में क्या लगा हुआ होगा, एज, तो वो एंजाइम होगा, क्या होगा वो, और अगर किसी में ओस लगा हुआ होगा, तो वो क्या होगा, शुगर होगा वो, क्या होगा वो, शुगर, ओस लगा हुआ है तो शुगर है, एस लगा हुआ है तो एंजाइम है, तीनों क्या है ये चारों, एंजाइम है या नहीं है। अब देखो, लाइपेज एंजाइम लिपिड से मिलता जुलता लग रहा है, जितना भी लिपिड वाला कंटेंट होगा कौन डाइजेस्ट कर लेगा, लाइपेज कर लेगा। प्रोटीन किससे मिलता जुलता लग रहा है, प्रोटीन से, जितना भी प्रोटीन वाला कंटेंट होगा लाइसोसोम्स के अंदर, इसको कौन डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीए, प्रोटीए। कार्बोहाइड्रेट्स वाले कंटेंट को कौन डाइजेस्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया, अच्छे से याद हो गया पूरा लाइसोसोम्स। जब ये सारी चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है, तो तभी तो वो क्या कर रहा है, तभी तो वो क्या कर रहा है, सारे कंटेंट को खाली कर रहा है, और जब सारा कंटेंट खाली हो जाएगा तो क्या होगा, वो खुद भी हट जाएगा, और एक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेगा, यहाँ पर चीजें एक साथ चलेंगी। लाइसोसोम्स पूरा भर गया, अच्छे से पूरा भरने के बाद वो फट जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, एंजाइम्स हैं, तो वो जब फटेगा तो सारे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, सारे एंजाइम्स अपना काम कर देंगे, कौन कौन सा, ये वाला पर्टिकुलर लिपिड के लिए, ये वाला पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, और वो कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्या कर रहे हैं ये सब, डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। हेलो, देखो अब यहाँ पर इसका पीएच कितना रहेगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये लास्ट, इसका पीएच कितना रहेगा, एसिडिक रहेगा, पक्का कितना, 4 से 5 तक, पीएच रहेगा इसका 4 to 5। चलो वैक्यूल्स करते हैं इसके बाद।
Frustrated होने सकती है। फिर Correct. ये सबसे बड़ा मुझे हो गया। टाइम तो फॉर्म की होती है लास्ट लाइन। Give something. The value. लाइक तो फॉर्म की थी वो लास्ट लाइन। वैक्यूल्स देखते हैं। वैक्यूल्स क्या है? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। एडजॉइंग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। सिंगल लेयर से बने हुए। क्या है ये? वैक्यूल्स सिंगल लेयर से बने हुए। और प्लांट सेल में इनको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इम्पोर्टेंट। जी बताओ, वैक्यूल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होते हैं या नहीं? No, man. नो मैम, Plant cell में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। एक होगा लेकिन बहुत ज्यादा होगा। और एनिमल सेल में छोटे छोटे होंगे और नंबर में थोड़े ज्यादा होंगे। प्लांट सेल के अंदर 90 से 95% जो उसका वॉल्यूम है, आगे सर की बात से ठीक है, वो किस को कौन कवर कर रहा है? उसको वैक्यूम कवर कर रहा है। क्लियर है बात? क्लियर है? अब यहाँ पर सेल सैप होता है। सेल प्लांट सेल में ना क्या होता है? सेल सैप होता है। ये सेल सैप में क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बताओ। एक्सक्रीटरी वेस्ट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, या वेस्ट मटेरियल। ये किसकी बात हो रही है? प्लांट सेल की बात हो रही है। बात हो रही है। दोनों प्लास्टिक क्या करेगा? आपका मटेरियल्स को भेजने का और लाने का काम करता है। किसमें? प्लांट्स में। समझ रहे हो बात को? समझ नहीं आई? मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा प्लांट सेल के अंदर। जी, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, मतलब आती हैं या जाती हैं।
तो देखो लिखा हुआ है कि टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स। पूरा अच्छे से लिखा हुआ है इन्होंने। अब मुझे ये बताओ, कहीं पर जहां पर भी स्टॉक किसी भी चीज का ज्यादा होगा वहां से चीजें जाएंगी या आएंगी? जाएंगी ना। तो जहां पर हायर कंसंट्रेशन होगा वहां से चीजें क्या हो जाएंगी, टोनोप्लास्ट के थ्रू चली जाएंगी दूसरी जगहों पर चीजें। और वो चीजें क्या है, आयंस या मटेरियल्स वगैरह ही तो है वो, या कुछ और है? नहीं ना। वैक्यूअल वर्ड और कहाँ पड़ा है, पूछो। आप पूछ रहे हैं प्लांट सेल में जो क्या है आपकी सिंगल मेम्ब्रेन है ना, उसको टोनोप्लास्ट बोलेंगे। टोनोप्लास्ट कर रही है ये सब कुछ, यानी कि हम क्या करें, वैक्यूल की बात करें या टोनोप्लास्ट की बात करें, एक ही बात है। तो वो जो प्लांट पूरा प्लानोप्लास्ट है। हाँ एक तरीके से सीजन करूंगा। सपोज करो ये क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, बाकी जो इसका 95 का क्या है पोर्शन है, ये सारा वैक्यूल है। और वैक्यूल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है वैक्यूल, सिंगल। हाँ। और इस वैक्यूल में पूरे में ही तो ये होगा, सैप होगा, सेल सैप होगा। में एक्सक्रीटरी मटेरियल भी इसी में ही होगा, वाटर कंटेंट मिनरल्स वगैरह सब इसी में ही होगा। क्योंकि पूरे प्लांट सेल का 90 से 90%, 95% वॉल्यूम इसी ने तो घेर रखा है। किसने, वैक्यूल। किसने, वैक्यूल। क्लियर है इतना? चलो और बताओ वैक्यूल में क्या होता है। जब इसने इतना सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है तो ये सेल को क्या दे रहा है, ये सेल को क्या दे रहा है, टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। टर्जिडिटी मतलब हार्डनेस। क्या प्रोवाइड कर रहा है ये, हार्डनेस। तो हम क्या बोल सकते हैं, टर्जिडिटी। ठीक है। और यही वही याद करनी है चीज, वही जब प्लांट सेल के अंदर कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो उस सेल को हार्ड रखने में या उस शेप में रखने में कौन हेल्प कर रहा है, आफ्टर द ये सेल मेम्ब्रेन कौन हेल्प कर रहा है उसको, वैक्यूल हेल्प कर रहा है। तो वैक्यूल क्या कर रहा है, सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। टर्जिडिटी क्या है, हार्डनेस। क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस होगी तभी तो उसकी प्रॉपर क्या होगी, पर्टिकुलर शेप होगी। क्या होगी, शेप होगी। अब प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा है, क्या है, स्टोमेटा। याद है कुछ, स्टोमेटा क्या होता है, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग मैटर करती है वो भी वैक्यूल ही की वजह से होता है। वो भी किसकी वजह से होता है, वैक्यूल की वजह से ही होता है। पूछो वर्षा क्या पूछना है। तो टर्जिडिटी और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन डिसाइड करता है, कब और कैसे कैसे होनी है, वैक्यूल। क्लियर है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैक्यूल बताओ कहाँ पढ़ा है आपने, अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा था। हाँ उसका जो वो भोजन वाला वैक्यूल था ना, फूड वैक्यूल, वहां पर फूड वैक्यूल किसका काम कर रहा है, फूड को एब्सॉर्ब करने का या फूड को खाने का काम कर रहा है। और उस वैक्यूल को क्या बोल रहे थे हम, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो दो लाइन में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किसके लिए, एक तो फूड वैक्यूल था, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल था। जब खाना खाएंगे जब तो क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो फूड वैक्यूल से फूड अंदर आ गया और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से क्या हो गया, एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। क्लियर है बात, क्लियर है। बस एक चीज ये भी लिख दूं।
युवा में क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये क्या काम करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन का और एक्सक्रीशन का। बाकी और चीजों में जैसे कि प्रोटेस्ट होते हैं बहुत सारे, उनमें क्या होता है, फूड वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, नाम नहीं बता रहा है, इनके एनगल्फ करने का, इनके हीट करने का काम करेगा। इसके बात करेंगे सेल वॉल, ठीक है, इसके बात करेंगे हम सेल वॉल। ये हेडिंग डाल देंगे सेल वॉल, ये नहीं हुआ, अभी 8 मिनट हो जाएगा। कोई नहीं खाना आपका सेल वॉल, कर लो फिर, तू कर ले। अरे छोटा सा ही है ये तो। नहीं कराऊंगी मैं, हो गया ना ये। इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ था। भाई मेरी बात सुनेंगे, इतना आज हमने कराया है ना, इसको आप एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से रीड करके लाओगे। किसने कहा है अभी? बोला है मैंने, पनिशमेंट में दे, शुक्र मनाओ तुम्हें बैठने के लिए बोल दिया था मैंने। इसको अच्छे से रीड कर कराएंगे, बस होने वाला है, लेकिन टाइम रहता है अभी। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है ना आपका, ये अच्छे से पढ़कर आना है, कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे सब, जितना भी आज पढ़ाया है निखिल ही देगा सारे आंसर, कह रहा है यस मैम। सीख लो निखिल से कुछ, आओ या निकल। चलो तो टाइम बताएगा कौन आएगा कौन नहीं। एक दो लाइन अगर इसमें से छूट गई होगी तो वो आप जब रीडिंग करोगे तो अच्छे से छूट गई है, कौन सी, तो वो आप अच्छे से जब रीड करोगे समझ में आ गई तो ठीक है, वरना पूछ लेना कल आकर समझ में आ रही है बात या नहीं। और आपके ये जो मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, किस किस ने कर ली, कौन कौन सी पीडीएफ? मैं उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, वो पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं। अरे दूसरे गवर्नमेंट हो रहा है, बस सिस्टम तो चाहिए नहीं, मैं तो फैमिली सही है, सही डाले आज तो बहुत जाना है ना, देखते अपने आदम से और तो
नहीं मैम। पहले की भेजी हुई है। अच्छा अच्छा वो सही बोल रखा है सब। मैम चलो मैं आज करवा दूंगी सर से। जिसको जाना है वो जा सकते हैं। दो मिनट और बैठ के रीडिंग कर लो बैठ के। मैं फ्रॉग में कौन सा रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कह नहीं सकते कि भाई, क्योंकि वो डुअल नेचर होता है ना उसका, तो हम कह नहीं सकते। क्या नहीं कह सकते भाई, पहले तो उसका किससे होगा? और बकल कैविट्स से होगा, गिल्स भी होंगे, ठीक है। जब वो एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट मतलब बड़ा हो जाएगा, तो गिल्स तो हट ही जाते हैं। क्या आ जाता है? लंग्स। अब वो भी मैटर करता है कि वो जो अडल्ट फ्रॉग है वो पानी में ज्यादा रह रहा है कि जमीन पर ज्यादा रह रहा है। जमीन पर अगर रहेगा तो वो लंग्स से करेगा, और अगर पानी में होगा तो वो अपनी स्किन से करेगा, मॉइस्ट क्यूटिकल से करेगा। सबसे ज्यादा ज्यादातर So you know, the do they get over and look at it. That's what